जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज पुनः हम स्वागत कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर उदय भान सिंह सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप आपका। साथियों, हम सर के साथ जैसे कि आपने पिछला एपिसोड देखा, सर के साथ हम विदेश नीति की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें सर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और सर की किताबें भी विदेश नीति पर आ चुकी हैं। इसलिए सर के साथ हम एक लंबी चर्चा के रूप में एक सीरीज पूरी विदेश नीति की चला रहे हैं। साथियों, अभी तक हमने मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल को डिस्कस किया और इंदिरा जी का कार्यकाल के 2 टर्म का है, तो दोनों कार्यकालों के बीच मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह रहते हैं। जब 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होता है, उसके बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। तो आज के इस एपिसोड में हम राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल की विदेश नीति को डिस्कस करेंगे। तो सर, हम राजीव गांधी जी की विदेश नीति पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि आप राजीव गांधी जी की विदेश नीति के कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालें। देखिए, राजीव गांधी अचानक भारत के प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन वह एक ऐसे परिवार से आते थे जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ थी। वह परिवार स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से प्रभावित किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री अचानक जरूर बने, लेकिन उन्होंने पूर्व में अपने नाना और बाद में अपने मां के साथ विदेशी यात्राओं, विदेशी दौरों पर जाने का अवसर मिला था। इसलिए उनके सम्मुख विदेशी नीति को लेकर कोई चुनौती नहीं थी। हालांकि राजीव गांधी ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी की विदेश नीति मुख्य रूप से आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित थी। राजीव गांधी की विदेश नीति जो पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सृजित किए गए मूल तत्व थे, उस पर आधारित थी। जैसे गुट निरपेक्षता की नीति की बात कही जा, उपनिवेशवाद और रंग भेद का विरोध की बात की जा, या मानवीय मूल्यों की बात किया जा, तो यह सब पहलू राजीव गांधी की विदेश नीति में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन राजीव गांधी ने अपने विदेश नीति में आधुनिकीकरण पर अधिक बल दिया, तकनीकी प्रगति पर बल दिया, क्षेत्रीय सुरक्षा पर बल दिया। इसके साथ साथ सोवियत संघ के प्रति झुकाव रखते हुए भी उन्होंने अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। सर, अब थोड़ा सा समझाइए कि जैसा कि आपने कहा कि भारत में तकनीक पर भी उन्होंने काम किया, तो एक किस्सा याद आता है कि एक बार जब वे कंप्यूटर ला रहे थे भारत देश में, तो आदरणीय लालू जी ने कहा था कि हम कंप्यूटर अपने देश में नहीं आने देंगे। ये क्या किस्सा था? देखिए, एक केवल एक सतही विरोध था। लोगों को डर लगता था कि कंप्यूटर आने से जॉब की कमी हो जाएगी। यह शुद्ध रूप से एक राजनीतिक विरोध था। उस समय देश में कंप्यूटर या तकनीकीकरण का बोलबाला नहीं था, जिसको लेकर के लालू जी ने अनेक लोगों ने विरोध किया। जब लालू जी की बात किया तो लालू जी हमेशा इस तरह के बयान देते। कभी उन्होंने कहा था बिहार का विभाजन हमारी डेड बॉडी के ऊपर से होगा, बिहार का विभाजन भी हुआ, झारखंड बना भी। तो इस तरह के बयानों को मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं। आप उनका एक चर्चित बयान यह भी रहा मुख्यमंत्री बनने के बाद कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल से भी अधिक समतल और चमकीली होगी, इस तरह का कुछ बयान दिया था। लेकिन कभी हुआ नहीं सर, हुआ नहीं ऐसा। तो उनका बयान केवल एक राजनीतिक बयान होता, मनोरंजन करता। लालू यादव जी एक मास से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन विदेश नीति के बारे में उनको पकड़ नहीं थे, या आर्थिक विकास के बुनियादी पहलुओं की वह पकड़ नहीं रखते थे। तो राजीव गांधी ने तकनीकी के विकास के माध्यम से, कंप्यूटरीकरण के माध्यम से देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बदलने का एक सफल प्रयास किया। बिल्कुल। सर, ये तो रही लालू जी वाला किस्सा, मैंने इसलिए वो
छेड़ दिया कि ये घरेलू राजनीति में चर्चा किया जाता है, लेकिन अब हम सर विदेश नीति के संदर्भ में ये समझना चाहते हैं कि राजीव गांधी जी की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए, राजीव गांधी की हमने बताया, जो तत्व बताया उसी से आधारित उनकी विशेषता, उन्होंने गुटनिरपेक्षता को आक्रामक बना। अगर हम कहें कि राजीव गांधी की विदेश नीति की पहली विशेष गुटनिरपेक्षता को नए रूप में परिभाषित करना और उसे आक्रामक तेवर देना। दूसरी विशेषता की जब हम बात करते हैं, पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित। तीसरी विशेषता उनकी परमाणु सुरक्षा को लेकर के, जो परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, उसके प्रति उनका एक संतुलित दृष्टिकोण था। वह निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। चौथी विशेषता उपनिवेशवाद और रंग भेद का उन्होंने विरोध किया। पांचवी विशेषता उनकी विदेश नीति की थी कि तकनीक एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर एवं सक्षम। उनकी एक प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बना करके भावनात्मक रूप से विभिन्न देशों के साथ संबंध। इसी अनुक्रम में विभिन्न देशों में भारत महोत्सव आयोजन की श्रृंखला उनके कार्यकाल में भारत मेले की श्रृंखला शुरू की गई और विदेशी मेलों की श्रृंखला भारत में शुरू की गई। सर, जब आप कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने गुटनिरपेक्षता को आक्रामक बनाया, उससे आपका क्या आशय? देखिए, राजीव गांधी ने कहा कि गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम विभिन्न मुद्दों पर तटस्थ रहें, हम विभिन्न मुद्दों के प्रति अपनी राय न व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता यह नहीं कहती है कि हम विभिन्न वैश्विक मुद्दों के प्रति हम चुप बैठे। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि हम महाशक्तियों से, दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में खुल करके अपने विचारों को लोगों के सामने रखें। उन्होंने क्लियर किया कि गुटनिरपेक्षता निष्क्रियता नहीं है, गुटनिरपेक्षता सक्रियता। विभिन्न मुद्दों के प्रति हम सक्रिय, हम किसी एक खेमे का सदस्य नहीं बन रहे हैं, हम किसी एक खेमे के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि विभिन्न मुद्दों के प्रति हम आक्रामक होकर के, सकारात्मक होकर के, सक्रिय होकर के कार्य करें। आक्रामकता का अर्थ उनका विभिन्न मुद्दों के प्रति सक्रियता के साथ सकारात्मक होकर के अपनी बातें लोगों के सामने रखना। सर, चूंकि विदेश नीति में पड़ोसियों का बड़ा महत्व होता है, तो मैं समझना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी की विदेश नीति अपने पड़ोसियों के संदर्भ में। देखिए, राजीव गांधी की विदेश नीति में पड़ोसी पहले पर विशेष केंद्रित किया गया। पड़ोसियों के साथ वह आगे बढ़ करके संबंध स्थापित करने, संबंधों में सुधार लाने का प्रयास किया। यही नहीं, पड़ोसियों को सुरक्षा देने का भी काम किया। जैसे मालदीव में जब अब्दुल गयूम की सत्ता परिवर्तन पर एक तरह से कुछ लुटेरों द्वारा कब्जा किया गया, तो ऑपरेशन कैक्टस चला करके समुद्री डाकुओं से अब्दुल गयूम की सत्ता को उन्होंने बचाया और वहां पर कानून एवं व्यवस्था। वहीं श्रीलंका में एलटीटी और श्रीलंका के बीच जो युद्ध चल रहे थे उसको समाप्त करवाने का पहल किया। 1987 में श्रीलंका की यात्रा करके उन्होंने श्रीलंका और एलटीटी के बीच एक समझौता करा, सुरक्षा की गारंटी लिया। इस समझौते के पहले तमिल हितों की रक्षा करने के लिए श्रीलंका की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए भी वहां पर भारतीय विमानों के माध्यम से भारतीय मूल के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। जब शुरू में भारतीय नौका लेकर के राहत सामग्री गई, जाफना में घुसना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका की सेना द्वारा रोक दिया जाता। इसके बाद राजीव गांधी ने
लंका की संप्रभुता को प्रभावित किया, हस्तक्षेप किया और भारतीय मूल के तमिलों के हितों की रक्षा को लेकर के, उनको मानवीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के मिराज विमानों के माध्यम से वहां पर सुविधाएं, राहत सामग्री जफना में गिराई गई। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध भी बनाना चाहते थे और लेकिन वहीं पर लक्ष्मण की नीति, भय की नीति पर भी चलना चाहते थे। यही नहीं, जब भारत और लंका और एलटीटी के बीच समझौता हुआ और उस समझौते को लागू कराने की गारंटी भारत ने लिया, समझौते से वहां का सिंगली समुदाय नाराज था। राजीव गांधी जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो एक सिंगली ने राइफल की बट से उनके ऊपर हमला करना चाहा, लेकिन तब तक आगे बढ़ गए। सिंगली ने यहां तक कहा, जो सैनिक था, कि अगर मेरे हाथ में झाड़ू होता तो मैं भारतीय प्रधानमंत्री को झाड़ू से मारता, क्योंकि हमारी लंका की संप्रभुता को प्रभावित किया। एक तरह से तमिलों के पक्ष में उन्होंने समझौता करा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वही तमिल जिनके लिए राजीव गांधी ने सब कुछ किया, बाद में समझौते को लागू करने से इनकार कर दिया और भारत सरकार को मजबूरी में इंडियन शांति सेना भेजनी पड़ी, जो तमिलों के विरुद्ध लड़ी। और वही तमिलों ने, एलटीटी ने बाद में राजीव गांधी की हत्या कराई। तो यह एक दुर्भाग्य। पाकिस्तान के प्रति भी उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू किया। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा किया। जियाउल हक के साथ उन्होंने एक समझौता किया। जियाउल हक जो वहां के राष्ट्रपति थे, उनके साथ एक समझौता के माध्यम से उन्होंने ये कहा, दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों या परमाणु प्रतिष्ठानों या ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद जयपुर में राजीव गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक को जो है आमंत्रित किया क्रिकेट मैच देखने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के ओपनर सुनील गावस्कर पहली बॉल पर ही आउट हो गए। जियाउल हक जब खड़े होकर ताली बजाने लगे तो उस समय राजीव गांधी भी खड़े होकर के पाकिस्तान के खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया। यह एक उनकी सोच थी कि यहाँ पर खेल भावना से उन्होंने देखा, कहीं न कहीं जो था दोनों देशों के बीच जो था एक तरह से जो संवाद को बढ़ावा दिया। चीन के प्रति भी उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री द्वारा 1986 में चीन की गई पहली यात्रा थी। तो पड़ोसियों के प्रति वह उदार दृष्टिकोण रखते थे, सहयोग का दृष्टिकोण रखते थे। सर, कहा जाता है कि राजीव गांधी जी ने सार्क की भी स्थापना करवाई। हाँ बिल्कुल। 1985 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरशाद के साथ मिल करके उन्होंने सार्क की स्थापना को अंजाम दिया। हालांकि सार्क की स्थापना के बारे में बातचीत तो पहले से चल रही थी, लेकिन राजीव गांधी ने और बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरशाद, इन दोनों लोगों ने सार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। राजीव गांधी क्षेत्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा पर विशेष फोकस करते थे। वह चाहते थे कि जिस तरह से यूरोपीय समुदाय बना, उसी पैटर्न पर दक्षिण एशिया में भी एक संगठन की स्थापना किया जाए। वह आगे चल करके यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय संघ के पैटर्न पर काम करना चाहते थे, इसलिए सार्क की स्थापना की गई। वह चाहते थे कि सार्क के देशों के बीच भी एकल करेंसी अपनाई जाए। सर, चूंकि इससे पहले परमाणु हथियारों के संदर्भ में काफी कुछ काम इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि उन्होंने 74 में पहला लाफिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण किया। हम समझना चाहेंगे कि राजीव जी का परमाणु हथियारों के संदर्भ में क्या? राजीव गांधी परमाणु प्रतिस्पर्धाओं या हथियारों की प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध उन्होंने 1988 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष अधिवेशन में एक कार्य योजना प्रस्तुत किया, जिसे राजीव गांधी एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता।
राजीव गांधी ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अपनी कई यात्राएं किया और यात्राओं के माध्यम से उन दोनों देशों के बीच यहाँ तक कि जो परमाणु हथियार संपन्न 6 देश थे उनके बीच एक समझौता कराने में सफल है कि हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोका जाएगा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। राजीव गांधी भारत की सुरक्षा को देखते हुए परमाणु प्रतिषेध निषेध संघ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, उन पर दबाव डाला गया। वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित थे और दूसरी तरफ जो थे उन्होंने महाशक्तियों के मध्य हथियारों की प्रतिस्पर्धा परमाणु हथियारों के लेकर के एक समझौता कराने का प्रयास किया। उनके प्रयास के फलस्वरूप महाशक्तियों ने अपने हथियारों में कटौती भी करनी शुरू किया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौते भी हुए कि हम अपने विध्वंसक हथियारों की आपूर्ति में निर्माण में कटौती हम करेंगे। सर, परमाणु हथियारों के संदर्भ में दृष्टिकोण के बाद हम ये समझना चाहते हैं कि थोड़ा गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में आपने बताया है, लेकिन इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझना चाहते हैं कि गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में राजीव गांधी का क्या दृष्टिकोण है। वो तो पहले भी मैंने बताया कि गुटनिरपेक्षता को वह सक्रियता के साथ अपनाना चाहते थे। वह गुटनिरपेक्षता को केवल महाशक्तियों से एक दूरी के रूप में नहीं देखना चाहते थे, बल्कि गुटनिरपेक्षता को वैश्विक समस्याओं के समाधान में एक प्रेशर ग्रुप के रूप में देखना चाहते थे। वह गुटनिरपेक्षता को गरीब देशों, पिछड़े हुए देशों, अल्पविकसित देशों की आवाज के रूप में उभारना चाहते थे। वह पूरी तरह से रंग भेद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध गुटनिरपेक्षता को देना चाहते। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह गुटनिरपेक्ष देशों का जो संगठन था उसका अध्यक्ष भी बने, क्योंकि जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता के बाद उनको यह दायित्व स्वाभाविक मिला। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अल्पविकसित गरीब विकासशील देशों की आवाज के रूप में वैश्विक मंच पर उभारने का प्रयास किया। सर, महाशक्तियों के संदर्भ में राजीव गांधी की विदेश नीति को हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, महाशक्तियों के संदर्भ में राजीव गांधी की विदेश नीति मिश्रित। उनका झुकाव सोवियत संघ के प्रति था। 1986 में सोवियत संघ की वह यात्रा किया और 1986 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक विशेष समझौता होता, दिल्ली में समझौता होता जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता। वह सोवियत संघ के साथ भारत के मित्रवत संबंध को बनाए रखते हुए भारत के आधुनिकीकरण में पश्चिम के देशों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे, उनके साथ भावनात्मक संबंध अच्छे रहे। शुरू में उनके साथ व्यक्तिगत संबंध काफी अच्छे देखने को मिले, बाद में थोड़ा कटु भी हुए दोनों देशों के संबंध। तो वह अमेरिका के साथ तकनीक को लेकर के, व्यापार को लेकर के या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की भूमिका को लेकर के संबंध। लेकिन राजीव गांधी कभी भी अमेरिका पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर पाए। 1987 या 88 की घटना है, अमेरिका की यात्रा पर वह गए थे, लेकिन उनके और रोनाल्ड रीगन के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ। इसके बाद जो होता है वह राजीव गांधी भारत यात्रा पर न आकर के तुरंत क्रेमलिन पहुंचते हैं अमेरिका से और सोवियत संघ के साथ अपने विचारों को शेयर करते हैं। उस समय सोवियत संघ में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां के शीर्ष
राजनीतिक दल और सत्ता निर्धारक होती थी उस समय। तो वह अमेरिका के साथ, महाशक्तियों के साथ संबंधों को तवज्जो दिया, लेकिन विश्वास नहीं रहा। यही नहीं, 1988 में जब अमेरिका ने भारत, ब्राजील और जापान को सुपर 301 में रखा, तो राजीव गांधी ने यह बयान दिया कि अमेरिका भारत को दबाव में नहीं ला सकता, हम अमेरिका की नानी याद दिला देंगे। राजीव गांधी का यह स्टेटमेंट उस समय काफी चर्चा में आया था। तो महाशक्तियों के साथ वह एक संवाद की श्रृंखला शुरू किया, संबंधों को आगे ले गए, लेकिन गतिरोध भी समय समय पर उत्पन्न होते रहे। सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को पहले की तरह से वह बेहतर बनाए रखे। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध विश्वास के धरातल पर आधारित थे। दोनों एक दूसरे के साथ उन्होंने विश्वास करते थे, एक दोनों के साथ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 1971 में समझौता किया था, भारत सोवियत संघ रक्षा समझौता, एक तरह से जो 20 वर्ष के लिए हुआ था, 1986 में राजीव गांधी ने दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम दिया। सर, अब इस बातचीत का अंतिम सवाल हो इससे पहले थोड़ा सा मेरी दिलचस्पी एक चीज में है कि राजीव गांधी जी की जब हत्या होती है उसके संदर्भ में वो किस्सा थोड़ा सा मुझे देखिए। राजीव गांधी की जो हत्या होती है यह आतंकवाद प्रायोजित हत्या थी, आतंकवादियों द्वारा की गई। पहले भी मैं 1987 में जब एलटीटी और श्रीलंका सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें एलटीटी के उग्रवादियों को हथियार डालना था, भारत एक गारंटर की भूमिका के रूप में था, लेकिन बाद में एलटीटी ने हथियार डालने से मना कर दिया, जिसके कारण राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजा। शांति सेना को एलटीटी के विरुद्ध लड़ना पड़ा। एलटीटी के लड़ाकों या हम कहें एलटीटी के लोगों, आतंकवादियों को सफाया करने के लिए भारतीय शांति सेना को जुड़ना, इससे तमिलों के मन में, एलटीटी के मन में और तमिलों के नेता बी प्रभाकरन के मन में राजीव गांधी के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गए और वह अपने लिए उन्हें खतरा मानने लगे। 1989 दिसंबर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं, 89 में लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद से ही एलटीटी उनकी हत्या का प्रयास करने लगती है। उस समय एसपीजी केवल प्रधानमंत्री को दी जाती थी, एसपीजी वापस ले ली गई थी। हालांकि राजीव गांधी को विशेष सुरक्षा मिली हुई थी। 1991 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। तमिलनाडु, जो तमिल बाहुल्य क्षेत्र है, वो तमिलनाडु के पेरम्बदूर में रात्रि में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान जो था, उनके स्वागत के अनुक्रम में सुरक्षा कर्मियों ने लोकल दबाव में आकर, जन दबाव में आकर ढीला दिया और उस समय जो था, महिला एलटीटी की महिला सेल ने जो था, उनका पैर छूते समय अपने जो कमर में बेल्ट बांधी थी उससे विस्फोट करा करके हत्या कर दिया। तो कहा जाए तो राजीव गांधी आतंकवाद का शिकार हुए, यानी कि ह्यूमन बम बन के, हाँ, मानव बम के माध्यम से हत्या की गई। सर, अब इस पूरी बातचीत का सार ये होगा कि सवाल ये होगा कि राजीव गांधी जी की विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं, इसका क्या? देखिए, राजीव गांधी की विदेश नीति को हम कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी और नेहरू जी की विदेश नीति का वह मिश्रण था। यथार्थ और आदर्शवाद दोनों था। राजीव गांधी ने अपनी विदेश नीति में आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण को समाहित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण परंपरागत विषय वस्तु से हट करके भी होना चाहिए। उन्होंने भारत की विदेश नीति को भारत के आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण का एक माध्यम बनाया। बिल्कुल सर, और बहुत शानदार तरीके से हमने राजीव गांधी जी की विदेश नीति पर आज चर्चा कर ली है। अब हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि अगला हमारा एपिसोड किस चीज पर आएगा। अगला एपिसोड हमारा जो होगा पीवी नरसिम्हा राव के कालखंड में भारत की विदेश नीति।
ठीक है सर, उस पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे साथियों। और इस बातचीत को भी आप देखिए, राजीव गांधी जी की विदेश नीति काफ़ी दिलचस्प थी और उनके असैसिनेशन की बात पर भी काफ़ी चर्चाएं होती हैं, तो इसलिए हमने असैसिनेशन की बात पर एक अलग से सर से सवाल पूछा। और अब आप लोग इस वीडियो को देख करके इस पूरी सीरीज के बारे में आपकी जो प्रतिक्रिया है उससे हमें अवगत जरूर कराइएगा। सर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।